प्रदेश में अभी हाल ही में बनारस के पावन गंगा नदी में इफ्तार पार्टी की गई और नॉनवेज खाने के बची हुई हड्डियों को गंगा में बहा दिया। आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, जिससे कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत हुआ है। ऐसे में इन इफ्तार पार्टी करने वालों को ईद से पहले ही अच्छी खासी ईदी दे दी गई। एफआईआर हुए और गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन क्या ये कोई पहला केस है जो एक समुदाय करता है और हिंदू समुदाय को तकलीफ होती है? लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये जिहादी ऐसा करते क्यों हैं? क्यों ये हिंदू समाज को उकसाने की या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज के इस खास पेशकश में हम इन जिहादियों के हिंदू विरोधी मानसिकता का करेंगे पर्दाफाश। भाईचारा या साजिश? कौन भर रहा है नफरत का जहर? सियासत बनाम सनातन, जिहादी मानसिकता को बढ़ावा? आज की ये खबर किसी एक जगह या घटना या एक बयान तक सीमित नहीं है। यह उस माहौल की कहानी है जो धीरे धीरे हमारे समाज में बनते जा रहा है और जिसे हम हर दिन देखते हैं, लेकिन अक्सर समझने से बचते हैं। तस्वीर शुरू होती है गंगा नदी के किनारे से। वो गंगा जिसे इस देश में सिर्फ पानी की धारा नहीं माना जाता, बल्कि आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां हर दिन हजारों लोग पूजा करते हैं, जहां अस्थि विसर्जन होता है, जहां बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं और जहां सरकार ने खुद नमामि गंगे जैसी योजनाओं के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि इस नदी को साफ और संरक्षित रखा जा सके। लेकिन इसी किनारे पर जब इफ्तार के नाम पर पार्टी होती है और शुरुआत में तस्वीर बहुत खूबसूरत लगती है, लोग साथ बैठकर रोजा खोल रहे हैं, भाईचारे की बात हो रही है, लेकिन इसके बाद जब उसी जगह पर प्लास्टिक की प्लेटें, खाने का बचा हुआ कचरा और नॉनवेज और हड्डियां गंगा जी में बहा दिए जाते हैं, तो सवाल उठना तो लाजमी है। क्या इन युवकों को ये मालूम नहीं था कि गंगा नदी को किस लिहाज से सनातन धर्म में पूजा जाता है? क्यों आखिर बनारस अपने घाट के लिए इतना मशहूर है? क्या ये हिंदुओं को उकसाने की कोशिश नहीं थी? बात ये नहीं है कि किसी हिंदू को आपके इफ्तार से दिक्कत है, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म की बात करना हो या जमीन पे सेक्युलरिज्म दिखाना हो, उसका उदाहरण देना हो, तो हिंदू समाज ही इसमें सबसे आगे दिखाई देता है। लेकिन इफ्तार पार्टी के बाद गंगा नदी में नॉनवेज बहाना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। और आज ही नहीं, आज से 50 साल बाद भी इस हरकत को माफ नहीं किया जा सकता। अपने मजहब के बढ़ावे के लिए किसी और धर्म का अपमान करना आखिर कहां तक सही है? अब दूसरी तस्वीर की तरफ भी बढ़ते हैं, जो जुड़ी है राम मंदिर से। आपको याद होगा कि राम मंदिर से एक खबर आई थी, ऐसा मंदिर से जो सालों तक सबसे बड़ी कानूनी और सामाजिक बहस का केंद्र रहा, जहां दशकों तक आंदोलन चले, लोगों ने सीने पर गोलियां तक खाई और आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद ये जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रही, बल्कि पूरे देश की पहचान का प्रतीक बन गई है। ऐसे में जब राम मंदिर में कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, तो उसे सिर्फ एक घटना के तौर पर बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे एक चुनौती के तौर पर देखा जाता है। आपको याद होगा कि राम मंदिर में घुसकर मुस्लिम व्यक्ति ने नमाज अदा करने की कोशिश की थी और कानून साफ कहता है कि हर धार्मिक स्थल की अपनी एक मर्यादा होती है और उसका उल्लंघन करना अपराध है। लेकिन सवाल यह है कि बार बार ऐसी कोशिशें क्यों सामने आती है? क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की हरकत है या इसके पीछे कोई गहरी सोच काम कर रही है? मानसिकता आज भी ये है इन लोगों की कि ये खुलकर मीडिया के सामने कहते हैं, इन्हें कोई डर नहीं है कि जब हमारी सरकार आएगी तो दोबारा से राम मंदिर तोड़ा जाएगा और बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। सवाल है क्यों? क्योंकि 4 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के व्यक्ति के दिमाग में ये फिट कर दिया गया है कि हिंदू हमारे दुश्मन है और मंदिर हमारा टारगेट है और इस्लाम के अलावा कोई और मजहब है ही नहीं। और जब ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, तो इनकी कौन सी सरकार है? क्या ये वही समाजवादी सरकार की बात कर रहे हैं जो चुनाव से पहले चुनावी हिंदू बन जाते हैं?
क्या ये वो अखिलेश की बात कर रहे हैं जो अब ब्राह्मण वोट के लिए कुछ दिनों में ब्राह्मणों की बात करेंगे, योगी सरकार को उनका दुश्मन बताएंगे, लेकिन ना ही 40 दिन के हुए महाकुंभ में जाएंगे और ना ही राम मंदिर जाएंगे। लेकिन हाँ, इफ्तार पार्टी में हर जगह टोपी पहने हुए ये आपको जरूर नजर आएंगे। सच्चाई ये है कि लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और वो भी बेहद बुरी तरह से कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा और लोग नफरत में बह जा रहे हैं। क्यों ये ब्रेन वॉश करने वाले ये बात नहीं पचा पा रहे कि अब राम मंदिर बन चुका है, और वो भी वही बना है जहां पहले भी मंदिर था, और वो राम जन्मभूमि है। बाबर तो भारतीय थे भी नहीं, तो राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद क्यों? तीसरी मानसिकता की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा एक वीडियो में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि जब भी हिंदू त्योहार आते हैं तो हिंदू पक्ष के लोग मस्जिद के सामने जाकर नाचने लग जाते हैं। उन्हें चिढ़ाने या उकसाने के लिए ये सब किया जाता है। तो मैं जरा पवन खेड़ा जी से सीधे तौर पर पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा करते हुए हिंदू की कोई वीडियो आपके पास प्रूफ के तौर पर है? क्योंकि इनके जवाब के लिए एक वीडियो आप दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। देखिए ये पूरी वीडियो। देखा आपने, मंदिर के सामने नंगी तलवारें लेकर मुस्लिम पक्ष नाच गाना कर रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि ऐसे कई मामलों में स्थानीय प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। धारा 144 लगानी पड़ती है, इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं ताकि अफवाहें ना फैले और स्थिति नियंत्रण में रहे। अभी रामनवमी भी आने वाला है, तब तस्वीरें सामने आएंगी जो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि शोभा यात्रा के दौरान कहीं पत्थरबाजी हो गई। क्यों? क्योंकि जिहादियों से हिंदू की आस्था और शांतिपूर्वक शोभा यात्रा देखी नहीं जा सकी। क्या इसमें भी हिंदुओं को उकसाने वाली हरकत नहीं है? क्यों कभी पवन खेड़ा जैसे प्रवक्ता इस पर कुछ नहीं बोलते? क्योंकि इस मानसिकता के पीछे भी एक कारण है सत्ता। पूरे विपक्ष को आपने देखा होगा और सुना होगा ये कहते हुए कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या विपक्ष हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर रहा? क्या इस वीडियो में पवन खेड़ा ने सिर्फ हिंदू को गलत नहीं बताया? क्या जो भी दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुआ, तरुण नाम के युवक की जान सिर्फ इसलिए ले ली गई क्योंकि उसकी छोटी बहन ने गलती से एक मुस्लिम महिला पर रंग की कुछ बूंदें गिर गई, उससे पवन खेड़ा को नफरत या गलत गतिविधि नहीं देखी। लेकिन तरुण के लिए इंसाफ मांगते हुए जो प्रदर्शन हुए, तब पवन खेड़ा डर गए कि अरे कहीं दंगा ना हो जाए, माहौल खराब ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस और पूरे विपक्ष का एक वोट बैंक नाराज हो जाएगा तो सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि हिंदू तो ऐसे बयानों के बाद अपना कीमती वोट विपक्ष को देने वाला नहीं। यानी आप समझ सकते हैं कि राजनेता, मंत्री, पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अब इन घटनाओं के बाद आने वाले बयानों पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि वही तय करते हैं कि समाज किस दिशा में जाएगा। जब अखिलेश यादव जैसे नेता कहते हैं कि गंगा में इफ्तार पार्टी से दिक्कत क्या है, लगता है कि वहां के एसएचओ और डीएम की हथेली गरम नहीं की होगी, इसीलिए एफआईआर और गिरफ्तारी हुई। ये बयान एक वर्ग को ये महसूस कराता है कि उनकी भावनाओं को बिल्कुल भी समझा नहीं जा रहा, और साथ ही अखिलेश सत्ता के सपने में इतना डूब गए हैं कि उनको सही और गलत का फर्क समझ में आना बंद हो चुका है, और कुछ भी बोलने से पहले वो एक बार भी सोचने की कोशिश तक नहीं कर रहे। अखिलेश यादव कहना चाहते हैं कि जिस प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, उसी प्रदेश के पुलिस घूसखोर है। क्या प्रदेश और प्रदेश की जनता अखिलेश यादव का वो समय भूल गई क्या, जब राज्य में अपराध ने अपनी हदें लांघ दी थी और किस तरह से पैसों में लोगों की जान की डील हुआ करती थी? आखिर अखिलेश यादव ये बयान देकर क्या जताना चाहते हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्हें गंगा नदी में हड्डियों फेंकने को सही बता रहे हैं? अखिलेश यादव की मानसिकता उस जिहादी मानसिकता को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जिसका हम अभी पर्दाफाश कर रहे हैं। उनके बयान की ओर से चले
तो जिहादियों को आश्वासन दिया जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमें वोट दोगे तो तुम्हारे इन जिहादी हरकतों को यूं ही चलाए रखने और तुम्हें बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी। क्योंकि वैसे भी हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कितने काम किए हैं, इसके लिए इतिहास गवाह है। अंत में सवाल यही है जो शुरुआत में था, क्या हम इन घटनाओं को अलग अलग देखकर भूल जाएंगे या इन्हें जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये संकेत है उस दिशा के जिसमें समाज आगे बढ़ रहा है। अगर समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये छोटी छोटी दरारें बड़ी खाई में बदल सकती हैं। और तब सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि गलती किसकी थी, बल्कि ये होगा कि हमने समय रहते इसे रोका क्यों नहीं। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, हमारी खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।